कालेधन के मुद्दे पर पहले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी निहायत ही इमोशनल हुए। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनसे सवाल किया, मगर अब एबीपी न्यूज के साथ खास बातचीत पर राम जेठमलानी ने कहा है कि बीजेपी सरकार की भी मंशा ठीक नहीं है और वो सिर्फ बीजेपी सरकार पर हमला नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सीधा हमला अरुण जेटली पर भी कर रहे हैं। इस बात पर गौर करना होगा कि आखिर ऐसा क्यों राम जेठमलानी ने इस मुद्दे पर तल्ख तेवर अपना लिए हैं। जेठमलानी साहब, जिस तरह का रवैया सरकार ने अपनाया है, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जिनका काला धन है उनके नाम उजागर नहीं कर सकते हैं, क्या सही रवैया है? मुख्तसर जवाब मेरा ये है कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर ये गए क्यों। कि मैंने प्रधानमंत्री को पूरी 8 जुलाई को 7 जुलाई को अरुण जेटली ने जवाब दिया पार्लियामेंट में एक सवाल का। मैं उससे समझ गया तो इस काम को बिल्कुल नष्ट करना है, इसको बंद करना चाहता है और ये मिला हुआ है। मेरा अभी भी ये विचार है। मैंने मोदी साहब को लिखा था कि इसको अटॉर्नी जनरल मत बनाओ और इसको आप मत दो ये जिम्मेवारी, क्योंकि मैं समझता हूं कि ये देश को नुकसान करना वाला, उसके ऊपर ये बिल्कुल तैयार हो गए। शुबा तो यही है ना कि आप जो बदमाश हैं उनका नाम आप नहीं लेना चाहते हो। और मैं उन दिनों में एक पुकार कर रहा था, लिख रहा था कि ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो है वो एक देश को धोखा देने की एक तरकीब है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी जो है वो उन शरीफ बिजनेसमैन के लिए है जो देश दुनिया के 2 देशों में टैक्स भरते हैं एक ही इनकम के ऊपर। काले धन वालों के लिए नहीं, काले धन वाले चोर बेईमान डाकू उनके लिए नहीं है। हम डाकुओं की बात कर रहे हैं। जिस दिन पहला सवाल पार्लियामेंट में आया तो ठोक के उन्होंने कहा कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर हम काम कर रहे हैं। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी तो आपकी क्या तकलीफ क्या है? जब जर्मन ने बोला था, पब्लिक अनाउंसमेंट है और जर्मन अखबारों ने लिखा है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उन्होंने लिखा है कि ताज्जुब की बात है कि हिंदुस्तान उनका कोई फायदा नहीं उठा रहा है। इनसे साफ है कि ये मिले हुए हैं उन बेईमानों से और शायद खुद भी बेईमान है। लेकिन ये तो कहते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार में ही बनी ये ट्रीटी। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था 2009 में। 2009 में मैंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मुझे ये तो बताओ कि वो जर्मन गवर्नमेंट मुफ्त में हमको देने के लिए तैयार है, ये जाते क्यों नहीं उनके लेने के लिए। और मेरे को जर्मन सरकार के आदमी ने खुद, मैं जर्मनी में गया हूं, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने हमसे कभी भी मांग नहीं किया है। आई हैव टोल्ड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव सेंट हिम द डॉक्यूमेंट। आपको लगता है इस ट्रीटी के बावजूद नाम उजागर करने चाहिए? यू शुड आस्क फॉर दोज नेम्स अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अच्छा, मैं तो बात करता रहा कि ये बेईमान सरकार उनका रेटिफिकेशन क्यों नहीं कर रही है। आखिर जब ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने वाली है और सुप्रीम कोर्ट के दिमाग के ऊपर इसका बड़ा असर होगा, तो उन्होंने क्या किया है, एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया में सुबह को खबर आ गई कि हिंदुस्तान की सरकार ने आज रेटिफिकेशन किया है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। और देखो कितनी उनको दिलचस्पी है इस ब्लैक पैसा हासिल करने में। इसकी माना क्या कि कन्वेंशन का उपयोग करने से पैसा आ सकते हैं, करेक्ट, मगर बेईमानी। सुनो, मैं तो उनको बेईमानों को जानता हूं बरसों से, तो मेरे को 2 दिन लगा कि इसकी वो फ्रॉड जो षड्यंत्र जो बनाया था, ये क्यों इन्होंने रेटिफिकेशन किया। रेटिफिकेशन करने से पहले इन्होंने स्विस मिनिस्टर को बुला के उनके साथ एक प्रोटोकॉल किया। प्रोटोकॉल में कहा कि हम जो भी आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे वो सिर्फ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी के अंदर।
और जब भी हमारे मैं और आपके बीच में जब भी प्रोटोकॉल है तो कन्वेंशन का कोई मतलब नहीं, और कन्वेंशन का हम कोई भी उपयोग नहीं कर सकते। और तीसरी बात, जो भी हम इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे वो आइंदा के लिए गुजरे हुए जमाने का नहीं। आपको लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी? कोई नहीं थे मंशा के, बेईमान है पहले नंबर का उनकी का, और सरकार की बेईमानी को जनता ने स्वीकार किया है, तभी तो सरकार को निकाला है उन्होंने। मगर ये हमारे दो मिनिस्टर जो हैं, अटॉर्नी जनरल और लॉ फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनसे मिला हुआ। इनकी भी मंशा नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। होती तो ये फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी की क्यों बात करता। तो आपने कुछ प्रधानमंत्री जी को खत लिखा है इसके बारे में? मैंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि ये देश के दुश्मन है। मैं तो बहुत जमाने से समझता हूं कि ये देश के दुश्मन है, मगर अभी साबित हो गया है कि ये देश के दुश्मन है। और मैं बड़े घबराहट में हूं, बड़ा मेरे को दुख हो रहा है। एंड आई एम सो अनहैप्पी दैट प्लीज ट्रीट दिस एज माई डाइंग डिक्लेरेशन। कोई जवाब आया इसके बारे में? नो। मगर उसको मैंने कहा कि ये बेईमान है और देश के द्रोही है। मगर प्राइम मिनिस्टर को ये भी नहीं हुआ कि लिखे कि तुम इनके ऊपर तुहमत क्यों लगा रहे हो। ही टुक अ मिडिल पाथ, जवाब ही नहीं दो। नहीं, सवाल ये यहां पर है कि राम जेठमलानी सिर्फ अरुण जेटली पर क्यों हमला कर रहे हैं, और ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अरुण जेटली या सरकार के ये दो पहलू, यानी कि एजी जो हैं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और अरुण जेटली, ये सारा काम कर रहे हैं, और ये तमाम काम प्रधानमंत्री की जानकारी के बगैर हो सकता है। बहरहाल इस मुद्दे पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अपना स्पष्टीकरण दिया है। काले धन पर एनडीए अपने रुख पर मजबूती से कायम है। मैं आज के कई अखबारों की उन हेडलाइन को देखकर हैरान हूं जिनमें कहा गया है कि स्विस खातों में जमा काले धन के मुद्दे पर एनडीए सरकार ने यू टर्न ले लिया है। ये बात पूरी तरह गलत है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि एनडीए सरकार विदेश में काला धन जमा करने वाले लोगों के नाम या उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी जनता से नहीं छिपाएगी, लेकिन ये नाम जांच पूरी करने और काले धन की रकम के बारे में पुख्ता नतीजों तक पहुंचने के बाद ही उजागर किए जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जब आयकर विभाग इस सिलसिले में टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ केस दायर करेगा तो मुकदमे के दौरान उन लोगों के नाम और उनसे जुड़ी पूरी जानकारी अदालत में पेश की जाएगी और तभी ये जानकारी सार्वजनिक भी हो जाएगी। अगर ऐसे खाता धारकों के नाम सही वक्त आने से पहले और कोर्ट से बाहर उजागर कर दिए गए तो न सिर्फ इसका जांच पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि इससे उन्हें बच निकलने का मौका भी मिल जाएगा। इससे दूसरे देशों के साथ हमारे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का भी उल्लंघन होगा और भविष्य में उन देशों से और जानकारी मिलने का रास्ता रुक जाएगा। अगर हमने समझौते की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एक भी नाम की चर्चा की तो हो सकता है जानकारी देने वाला देश भविष्य में हमारा सहयोग न करे। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है कि नामों का खुलासा नहीं होना चाहिए। नामों का खुलासा होना चाहिए, लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए। अगर कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया तो भविष्य में आपको नामों का कभी पता नहीं चल पाएगा।